हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी के बारे में। हमने इसके बारे में इसके पहले भी डिस्कस कर रखा है जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन या प्रिंसिपल ऑफ आईसीएन के बारे में डिस्कस किया था। तो इन शॉर्ट में हमने इस चीज़ को भी वहाँ पे डिस्कस किया था। हमने वहाँ पे देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि जो नाम पहले दिया गया है उसी को हम लोग वैलिड मानते हैं, उसी को हम लोग एप्लीकेबल मानते हैं। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि अगर मान लो ऐसा, तो जैसे मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि कोई एक प्लांट स्पीसीज है तो वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ग्रो हो सकती है। अब उस प्लांट पे स्टडी अलग अलग साइंटिस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए पे इन्होंने भी स्टडी की, फिर दोनों के काम को लोगों ने मिलाया और इस तरीके से उन्होंने ये रिजल्ट दिया। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि वॉटसन अलग काम कर रहे थे, क्रिक अलग काम कर रहे थे, फिर दोनों लोगों ने काम को उन्होंने लगा कि सब सेम काम कर रहे हैं, फिर दोनों ने साथ में अपना पब्लिश किया। तो इसी तरीके से क्या है कि टेक्सोनॉमी में भी तो एक चीज़ के ऊपर अलग अलग लोग साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। हो सकता है एक आज कर रहे हैं, एक आज के 10 साल बाद कर रहे हो। तो इस तरीके से जिन्होंने अपना नाम पहले वैलिड पब्लिश कराया होगा वही उस नाम के ऑथर कहलाएंगे। सिर्फ नाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम को वैलिड पब्लिश कराना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वैलिडली पब्लिश उसको नहीं किया है, आपका ऑथराइजेशन तब उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर बाद में जो साइंटिस्ट ने दिया उनके नाम पे वो प्लांट स्पीसीज का नाम दे दिया जाएगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि एक ही प्लांट स्पीसीज को अलग अलग नाम कभी कभी दे देते हैं, या फिर एक ही नाम जो है वो अलग अलग प्लांट स्पीसीज को भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके दिमाग में कोई नाम आया, तो जैसे कि उस नाम के, तो जैसे दुनिया में आपका जो भी नाम होगा उस नाम की दुनिया में और लोग भी तो होंगे, लेकिन प्लांट स्पीसीज में यूनिकनेस का एक प्रिंसिपल है कि जो नाम है वो सिंगल होना चाहिए। तो ऐसे नाम को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने कोई नाम दिया था, वही नाम किसी और ने किसी और प्लांट ग्रुप के लिए दे दिया। पॉसिबल तो है ना। जैसे मेरे दिमाग में किसी प्लांट के लिए नाम आया कि इसका नाम क्या है, फाइकस रिलीजियोसा इसका नाम होना चाहिए। हो सकता है किसी और साइंटिस्ट ने किसी दूसरे प्लांट का नाम फाइकस रिलीजियोसा दिया हो, तो इस नाम को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। या फिर रूल है कि अगर मान लो कि किसी साइंटिस्ट ने काम किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई नाम दिया, ठीक है, उन्होंने मान लो कि आम के पेड़ को नाम दिया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, लेकिन किसी और साइंटिस्ट ने आम पे काम किया और उस पर कुछ और नाम दे दिया, आम का मैंजीफेरा इंडिका ना देके कुछ और वैलिड नाम दे दिया। तो अब इनमें से कौन सा नाम एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे भी यही बात होगी कि जिसने अपने नाम को पहले वैलिड पब्लिश कराया होगा वही नाम जो है सही नाम माना जाएगा और उसी नाम पे स्टडी की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत बार कॉन्ट्रडिक्शन हुए हैं और इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की वजह से हमारा जो नेम है उसकी यूनिकनेस बनी हुई है, और जो ऑथर है उनके साथ भी इंसाफ कह सकते हैं हुआ है कि जिसने पहले काम किया है उसके नाम को ही वर्ल्ड में एक्सेप्टेड किया गया और उसे कहा जाता है कि इसने इस नाम को दिया है। ठीक है, सही भी बात है कि जिसने पहले दिया है, जिसने पहले काम किया, पहले उसने वो काम कर दिया है। आप बाद में आते हो कि नहीं मैंने काम किया, तो पहले जिसने काम किया उसी की बात को माना जाएगा ना। जैसे कि होता क्या है कि मान लो कि स्कूल वगैरह में ऐसे होता था, मेरे साथ तो बहुत होता था कि मैं थी और मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग क्या करते थे कि जनरली होता था कि मैंने कोई असाइनमेंट बनाया, कोई चीज़ बनाई, तो उसने मेरे में से कॉपी कर लिया। तो कभी कभी होता था कि वो पहले जाके साइन करा लेती थी और फिर सर को लगता था कि मैंने उसकी में से कॉपी की है। तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी वहाँ पे याद आती थी कि हाँ भाई, जिसने पहले करा लिया सर को तो यही लगेगा इसमें सर की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने वो क्या करती थी कि मेरे में से कॉपी कर लेती थी और अपने जाके साइन करा देती थी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी वहाँ पे भी हो रही थी कि फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं साइन कराने जाती थी तो सर को लगता था कि मैंने वहाँ से कॉपी किया या फिर उसके कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी आईसीएन के साथ साथ आपके जनरल लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। तो उसी को आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात क्या है, व्हेन मेनी नेम्स आर गिवन फॉर द सेम स्पीसीज, जब एक ही स्पीसीज को एक से ज़्यादा नाम दे दिए जाए। When many name are given to the same species, their name under which the species was first described is validly provide the publication is effective and valid। तो जब एक ही स्पीसीज को एक से ज़्यादा नाम दे दिया जाता है तो उनके नाम में से वो नाम जो कि पहले डिस्क्राइब होता था, जो कि पहले वैलिड पब्लिश हुआ रहता था, उसी नाम को हम लोग इफेक्टिव और वैलिड मानते थे। मैंने वही बात आपको बताई कि एक ही स्पीसीज के लिए दो साइंटिस्ट ने नाम दे दिया। अब इसमें से कौन सा नाम सही होगा? वो वाला नाम सही होगा जिसकी पहले वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशंस हुई होगी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया और 10 लोगों को बता दिया, जो क्राइटेरिया है वैलिड पब्लिकेशन का उसको फॉलो नहीं किया, तो आपका नाम नहीं माना जाएगा। इसलिए आप
अपने नाम को, आपने जो नाम दिया है उसे आपको वैलिड जो तरीका है ICN का उस हिसाब से आपको पब्लिश करना होगा, तभी आपका नाम जो है वैलिड पब्लिश कहलाएगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम वाला जो सेकेंड वाला पर्सन रहेगा उसने अगर 10 साल बाद भी नाम दिया और उसने वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो किया जो कि ICN द्वारा एप्लीकेबल है कि आपको ये फॉलो करना होगा, तो उसी बंदे का नाम सही माना जाएगा और आपका नाम सही नहीं माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, डाटा ऑफ वैलिड पब्लिकेशन इज कंसीडर्ड टू द बिगिनिंग फ्रॉम द 1 मई ऑफ 1753। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि 1 मई 1753 के पहले, मतलब कि 1753 जैसे ये बाउंड्री है कि वैलिड पब्लिकेशन कहाँ तक माना जाएगा, 1 मई 1753, क्योंकि इसी दिन जो है लिनियस साहब ने अपनी बुक को पब्लिश किया था और उन्होंने इसमें प्लांट की डिस्क्रिप्शन दिए थे। तो इस दिन तक अगर आपने कोई नाम पब्लिश कराया है तो उस नाम को सही नाम माना जाता है। अगर इसके पहले कोई नाम दिया गया है तो उसको प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं माना जाता, ठीक है। क्योंकि ICN के जो सारे रूल्स थे वो 1 मई 1753 के दिन ही पब्लिश किए गए थे, क्योंकि लिनियस जी ने इसको पहली बार प्रपोज किया था और उसके बाद उसी के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे नाम दिए थे। तो अगर उसके पहले कोई नाम दिया गया, मान लो कि 1752 में कोई नाम दे दिया गया था, तो इस नाम को सही नहीं माना जाएगा। अगर उसी नाम को बाद में कोई साइंटिस्ट वैलिडली पब्लिश करा लेता है तो इस साइंटिस्ट का नाम ना कि जिसने बाद में पब्लिश कराया उनके नाम एप्लीकेबल माना जाएगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ये सिर्फ और सिर्फ 1 मई 1753 तक की बात को मानती है कि वहाँ तक अगर आपने पब्लिश कराया है किसी नाम को तो आपका जो नाम है वो वैलिड कहलाता है। अगर उसके पहले कराया है तो आपका नाम नहीं सही माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन जो है लिनियस जी ने अपनी पब्लिकेशन की थी। स्पीसीज प्लैंक्टोनियम जो उनकी बुक थी उसको उन्होंने इसी दिन पब्लिश किया था और 1 मई को मेरे बर्थडे के दिन 1753 में मतलब इन्होंने किया था। मुझे ये बात याद रहती है क्योंकि ये बात 1 मई की है, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे रहता है। और 1753 तो याद ही है कि स्पीसीज प्लैंक्टोनियम जो बुक पब्लिश की गई थी वो 1753 में की गई थी। नेक्स्ट में क्या है कि कुछ आर्टिकल्स वगैरह के बारे में दिया है कि इन्फॉर्मेशन या ये जो जैसे देखिए ICN ने क्या किया है, कंप्लीट एक गाइडलाइन दी है, उसके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन से रूल्स हैं, वो चीज़ें जैसे कि हमारे संविधान है ना, तो संविधान में क्या है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल नंबर जो 11 और 12 है, यहाँ पे रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के रूल्स के बारे में बात की गई है। ईच टेक्शन ऑफ अ लोअर रैंक कैन बी बियर ओनली 1 नेम्स। यहाँ पे हर टेक्शन के पास सिर्फ और सिर्फ एक नाम होना चाहिए और एक नेम ऑफ टेक्शन हैज़ नो स्टेटस इफ इट इज़ नॉट पब्लिश वैलिडली। अगर आप सही तरीके से उसे पब्लिश नहीं करते हो तो आपके टेक्शन में आपने जो नाम दिया है वो आपके लिए कोई वैल्यू का नहीं होता और प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी उसके ऊपर यूज़ नहीं की जाती। और दूसरी बात यह है कि फैमिली लेवल के ऊपर अगर आप जाते हो, मतलब कि आप जाते हो फैमिली से ऊपर ऑर्डर के ऊपर क्लास के ऊपर जो है कि डिवीज़न के ऊपर किंगडम, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेबल नहीं होता। आपके जीनस और स्पीसीज मतलब सिंपली आप कह सकते हो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ और फैमिली तक आपका जो है वैलिड पब्लिकेशन या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लागू होती है। उसके ऊपर के जो नाम होते हैं जैसे क्लास का नाम हो गया, ऑर्डर का नाम हो गया, फैमिली का क्या कहते हैं फाइलम का नाम हो गया, डिवीजन का नाम हो गया, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी वैलिडली नहीं मानी जाती। आगे दिया है वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम इज यूजफुली कंसीडर्ड बिगिनिंग इन मई 1753 एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्पीसीज प्लैंक्टोनियम वॉल्यूम 1 बाय लिनियस। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि वैलिड पब्लिकेशन की आपकी डेट जो है वो 1 मई 1753 के पहले की होनी चाहिए। वैलिड पब्लिकेशन तो ठीक है भाई, कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें वैलिडली पब्लिश होने के बाद भी या कह सकते हैं कि कभी कभी नाम को साइंटिस्ट रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपका अगर नाम रिजेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप गलती करते हो तो आपके नाम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है नॉमेन नूडन। ये क्या है, जब आप कोई ऐसा नाम देते हो जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे आप अगर किसी नाम को ध्यान से पढ़ोगे जैसे सोलेनम ट्यूबरोशम, आलू को कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोशम। सोलेनम का मतलब है कि ये सोलेनेसी फैमिली का है। ट्यूबरोशम का मतलब है कि इसमें ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबर को लैटिन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है ट्यूबरोशम, तो सोलेनम ट्यूबरोशम। तो ये क्या है, इसका एक मतलब है, इस नाम का कोई मतलब है। जैसे क्या होता है कि हम लोग बॉटनी में, जूलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई नाम पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बायोसेंसर, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में कोई सेंस की बात हो रही है। बायो एक्युमुलेशन, बायो रेमेडिएशन, बायो इंडिकेशन, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सारे वर्ड्स पढ़े होंगे। तो इन वर्ड का कुछ मतलब होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि लेटर को मिला के जो है वर्ड्स बनते हैं जिनका कोई मीन होता है, उन्हें हम लोग वर्ड कहते हैं। या फिर वर्ड को मिला के सेंटेंस बनता
कहते हैं जिसका कोई मतलब हो, ऐसे कुछ भी अरेंज करने को हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। तो उसी तरीके से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो नाम दिया था उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके नाम का कोई वैलिड डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपके नाम को सही नहीं माना जाएगा। जैसे क्या है फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस इसका क्या है, जीनस, इसके स्पीसीज को थोड़ा सा डिनोट करता है। रिलीजियोसा क्या है, जो पीपल का पेड़ है वो इंडिया में रिलीजियस वैल्यू का है, धार्मिक इसका बहुत महत्व है, इसलिए फाइकस रिलीजियोसा। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या है, ये मैंजी वर्ड जो है ये इसके फैमिली से आया है, और इंडिका क्या है, ये इंडियन ओरिजिन का प्लांट है, तो इंडिका। तो इस तरीके से हर नाम का अपना एक वैलिड रीज़न होता है, एक वैलिड डिस्क्रिप्शन होता है। तो वैलिड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके नाम का, अगर नहीं है तो आपके नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, टॉटोनेम्स। अगर आपका नाम जो है वो टॉटोनेम्स है, टॉटोनेम्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पे जीनस और स्पीसीज जो दोनों सेम है, अगर इनके अंदर रिपीटेशन है तो आपका नाम जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि टॉटोनेम इज नॉट एप्लीकेबल इन ICBN, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन ICZN। मतलब कि जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में आप टॉटोनाम का यूज़ कर सकते हैं, नाजा नाजा रटस रटस, लेकिन आप बॉटनी में इसका यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पीसीज और जो है कि आपका जेनरा का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता, अगर सेम है तो आपके नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तीसरी बात क्या है, लेटर होमोनेम्स। लेटर होमोनेम्स का मतलब है कि ऐसा कोई आपने नाम दे दिया है जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में है। मान लो कि सोलेनम ट्यूबरोसम नाम है, आपने क्या किया कि बाद में आपने कोई चीज़ खोजी और उसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम दे दिया, तो ये क्या है, मतलब आपने दो अलग अलग मेंबर को, दो अलग अलग स्पेसिमेन को एक सिंगल नाम दे दिया, तो ये भी एप्लीकेबल है। मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए, आपका नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिकनेस का प्रिंसिपल है। तो ये अगर आपका नाम कहीं से भी किसी भी ग्रुप से किसी भी मेंबर से रिपीट होता है तो आपका नाम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड या फोर्थ में जो नियम है, फोर्थ में जो आपके पास रिजेक्शन के जो कारण है वो है नॉमेन एम्बिगुनम। नॉमेन एम्बिगुनम का मतलब क्या होता है कि अगर इज यूज इन डिफरेंट सेंस बाय डिफरेंट ऑथर, अगर उस वर्ड को अलग अलग ऑथर ने अलग अलग सेंस में यूज़ किया है तो भी इसको आप एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। और कुछ रिजेक्शन के माध्यम है, देखते हैं नॉमेन कन्फ्यूजम। कन्फ्यूजन वर्ड से समझ में आ रहा है कि अगर नाम में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो इस नाम को भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं माना जाता। मान लो कि सिंगल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, कुछ प्रोनाउंसिएशन में सेम वर्ड होते हैं लेकिन उनका क्या है, मीन्स अलग होता है, या फिर स्पेलिंग थोड़ी बहुत अलग होती है, तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले वर्ड को अवॉइड किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम नॉमेनक्लेचर को जो है कि एलिमिनेट करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं अगर आपने कोई नाम दिया है। तो जब भी कोई नॉमेनक्लेचर अगर कोई साइंटिस्ट करता है तो इन बेसिक्स नियम के या इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो ये आपको पता हो गई। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर इतनी बात मैंने अपने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ी होगी या फिर ह्यूमंस के नॉमेनक्लेचर को समझा होता तो आज मैं एस्ट्रोलॉजर तो बनी गई होती और पुरोहित बन गई होती और बच्चे पैदा होते तो फिर लोग मेरे पास आते कि हम जो है कि इसका नाम क्या रखना है बता दीजिए, कुंडली वगैरह रीड कर लीजिए। जितना नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट का पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी चली गई, आप लोगों की भी चली गई है। कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th हर में नॉमेनक्लेचर पढ़ना आ रहा है। इतना अगर आपने, सही बात है, इतना अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़े होते ना तो आज अपना नाम रखना सीख गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, सिलेबस का पार्ट है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, अब जो टॉपिक आता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि इसमें जो नाम है ना, ये टाइपिफिकेशन आपका टॉपिक है, टाइप मेथड जिसे कहते हैं। तो टाइप मेथड्स में क्या है कि एक ही स्पेसिमेन को कब क्या नाम दे दिया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके नाक के नीचे कब किसको क्या नाम दे दिया जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो इसको समझने के लिए आपको अपने आप को एज्यूम करना होगा, मानना होगा कि आप किसी बॉटनिकल फील्ड में हो, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो स्टडी, आप कर रहे हो प्लांट कलेक्शन, आप बना रहे हो हर्बेरियम। अगर आप खुद को उस कंडीशन में डाल के समझना स्टार्ट करोगे तब तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रटना चाहते हो तो ये आपको इंश्योर है कि कभी नहीं याद होगी। अगर याद भी होगा तो आपको उस टाइम के लिए याद होगा, 6 महीने 4 महीने बाद फिर आप जब पढ़ने चलोगे तो ये भूल जाएगा। आपको अपने आप को एज्यूम करना है कि आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हो, आप गए हो प्लांट कलेक्शन करने और अब आपको क्या करना है, अपने इस जो करेक्शन आपने किया है इसे आपको पब्लिश करवाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। क्या हमारे पास यहाँ पे स्पेस है? यस। चलिए, अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे?
हम इसे पढ़ेंगे कि आप एज्यूम करिए, हालांकि हम लोग मैथ के बच्चे नहीं हैं कि माना कि इसकी वैल्यू x है, तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम गए हैं एक फील्ड में और वहाँ पे हम कर रहे हैं प्लान कलेक्शन, और प्लान को कलेक्ट करके हमें क्या करना है, अपने प्लान को नॉमेनक्लेचर कराना है, उसको जो है वैलिड पब्लिकेशन कराना है। तो सबसे पहले हमने एक प्लांट लिया, सबसे पहले हमने गए हैं फील्ड में और हमने एक प्लांट लिया। उस प्लांट को हमने कहा हमने एक प्लांट लिया और इस प्लांट को हमने कहा कि इसी प्लांट को, ये सबसे बढ़िया हमको सैंपल मिला है, मतलब आपने बहुत सारे हर्बेरियम आपको कलेक्ट करने होते हैं, तो इसमें से जो बेस्ट होता है वो आपको वैलिड पब्लिकेशन के लिए देना होता है। आपने कलेक्ट किया और आपको लगा कि हाँ भाई इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो है, और इसको अगर मैं हर्बेरियम बना के अगर डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में देता हूँ तो ये प्लांट जो है ये अपने सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसमें सारे फीचर अवेलेबल हैं और इसे मैं मेन प्लांट की तरह बिहेव करूँगा, मतलब इसको जो है मेन प्लांट की तरह रिप्रेजेंट करूँगा। तो ऐसा जो टाइप होता है उससे, ऐसा जो हर्बेरियम का सीट होता है, ऐसा जो टाइप होता है उससे हम लोग कहते हैं होलोटाइप। होलोटाइप का मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि आप किसी साइट में गए और आपने वहाँ पे कलेक्शन करना स्टार्ट किया, वो वाला प्लांट या वो वाला हर्बेरियम वाली सीड जिसे आप मेन प्लांट की तरह डिस्टिग्विश करते हैं या फिर मेन प्लांट की तरह उसके क्या कह सकते हैं, मेन प्लांट की तरह उसके साथ उसको मेन प्लांट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं होलोटाइप। बात समझ में आई? अब उसी पॉपुलेशन से, जैसे आप कहीं पे भी अगर कलेक्शन करना जाओगे तो आप एक ही पॉपुलेशन से एक प्लांट नहीं कलेक्ट करोगे, आप वहाँ से और भी प्लांट कलेक्ट करोगे, क्योंकि क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। माना कि उसके ऊपर धूप कम पड़ी थी तो उसके दूसरे कैरेक्टर्स हो गए होंगे, या फिर वो पानी की कमी, मतलब पानी उसके साथ चारों तरफ भरा पड़ा था तो उसके दूसरे फीचर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास पानी बहुत कम रहा हो तो उसके प्लांट में कुछ और मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जब भी हम किसी भी टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो हम जिस पॉपुलेशन में जाकर स्टडी करते हैं वहाँ से हम एक ही प्लांट नहीं लेते हैं, हम वहाँ से और स्पेसिमेन लेते हैं। मान लो कि आपने किसी पहाड़ी वाले इलाके में जाके आपने कलेक्शन किया किसी स्पीसीज का, अब आप उसे घर लेके आ रहे हो, हर्बेरियम बना रहे हो, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बहुत सारे जो आपके हर्बेरियम का जो स्पेसिमेन है वो ख़राब भी हो जाता है, उसकी मान लो लीफ टूट गई या फिर आप उसे सही से उसमें जो है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक प्लांट को होलोटाइप की तरह डेसिग्नेट कर दिया था और उसी जो है कि साइट से जहाँ से हमने होलोटाइप लिया था उसी पॉपुलेशन से हमने और भी कुछ जो है कि टाइप्स को लिया था, और भी कुछ हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया था। उसमें से एक स्पेसिमेन को हमने आइसोटाइप कहा, मतलब कि हम गए प्लांट कलेक्शन के लिए, ये हमारे पास पॉपुलेशन थी। इस पॉपुलेशन में क्या था कि हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लांट लगे हुए थे, इस पॉपुलेशन में इस तरीके से प्लांट्स लगे हुए थे, और हमने क्या किया कि हमने यहाँ से मतलब 3-4 जो है कि प्लांट को कलेक्ट कर लिया। उसमें से एक प्लांट को हमने कहा कि ये हमारा मेन प्लांट रहेगा, इसे हम मेन प्लांट की तरह जो है कि मेन प्लांट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी पॉपुलेशन से हमने एक और प्लांट कलेक्ट किया था जिसे हमने होलोटाइप तो नहीं कहा था, हमने इसे नहीं कहा था कि हम इसे मेन प्लांट की तरह रखेंगे, लेकिन फिर भी ये उसी पॉपुलेशन का प्लांट था, तो ये हमने बैकअप के लिए रख लिया कि मान लो होलोटाइप को कुछ हो गया तो हम लोग आइसोटाइप को जो है आगे की तरह बढ़ाएंगे। तो जब होलोटाइप और आइसोटाइप दो चीज़ समझ में आई कि जब साइंटिस्ट जिस प्लांट को मेन प्लांट की तरह अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं उसे होलोटाइप कहते हैं, और जिस पॉपुलेशन से हम होलोटाइप को कलेक्ट करके लाए होते हैं उसी पॉपुलेशन से कलेक्ट जो अदर प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आइसोटाइप। अब साइंटिस्ट सिर्फ एक ही पॉपुलेशन से नहीं कलेक्ट करता, वो और भी कुछ पॉपुलेशन से कलेक्ट करता है। मतलब जैसे कि मान लो आप गए हो किसी जिले में, आप किसी जिले में गए हो अपने प्लांट कलेक्शन के लिए, तो उस जिले के अलग अलग गांव में जाके आप सेम प्लांट को कलेक्ट करोगे। मान लो कोई वाइल्ड स्पीसीज है तो उसे आपको उस एरिया में बहुत जगह देखने को मिलेगी, तो एक ही पॉपुलेशन से नहीं आप कई पॉपुलेशन से उसे कलेक्ट करोगे ताकि उसमें जो वेरिएशंस है वो भी आप समझ सको। अब आपने क्या किया कि एक से तो आपने कलेक्ट कर लिया, अब इसके अलावा जो ये पॉपुलेशन थी जहाँ से आपने होलोटाइप और आइसोटाइप कलेक्ट किया है, इसके अलावा जितने भी साइट से आपने चीज़ों को कलेक्ट किया था उस सारे प्लांट को हम लोग क्या कह देंगे, पैराटाइप कह देंगे। उस सारे साइट से जो कलेक्टेड प्लांट होगा उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे पैराटाइप। होलोटाइप और आइसोटाइप के अलावा
होलोटाइप और आइसोटाइप के अलावा जो भी कलेक्टेड हमारे पास स्पेसिमेंस होंगे उसे हम लोग क्या कह देंगे, पैराटाइप कह देंगे। इतनी बात समझ में आई कि हम गए थे कलेक्शन करने के लिए और वहाँ पे हमने जो प्लांट कलेक्ट किया पहली साइट से, उसमें जो एक प्लांट था उसे हमने कहा कि इसे हम मेन प्लांट की तरह जो है कि डेसिग्नेट करेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसे हमने कहा होलोटाइप। और उसी पॉपुलेशन से जो अदर प्लांट हमने कलेक्ट किया था उसे हमने डेसिग्नेट कर दिया एज अ आइसोटाइप। उसके बाद क्या है, साइंटिस्ट और भी अदर पॉपुलेशन से प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उन सारे प्लांट को हमने कलेक्टिवली कह दिया पैराटाइप। 3 बात समझ में आई। अब चौथी बात समझते हैं। चौथी बात यह है कि एक वर्ड होता है सिनटाइप। चौथी बात क्या है? चौथी बात है आपके पास सिनटाइप। सिनटाइप का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है कि पूरक। सिन का मतलब आप कह सकते हो पूरक की तरह। देखिए, होलोटाइप है, कोई एक प्लांट से आपने कलेक्ट किया है। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और आपको पता है कि क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फ्लोरल कैरेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरल कैरेक्टर। तो इसलिए फ्लोरल पार्ट्स का रहना आपके हर्बेरियम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमने जो प्लांट कलेक्ट किया था, मान लो एज अ होलोटाइप, वो क्या था? वो मान लो मेल प्लांट था। हमने जो प्लांट कलेक्ट किया था एज अ होलोटाइप वो सिर्फ और सिर्फ मेल प्लांट था। अब हमें उसके फीमेल फ्लावर को भी समझना है और फीमेल फ्लावर को भी डिस्क्रिप्शन में देना होगा। तो हमने क्या किया कि हमने एक और स्पेसिमेन कलेक्ट किया जो कि होलोटाइप के साथ हमने जो कि अटैच किया, जो कि मान लो फीमेल थी या फिर हो सकता है कि जो क्या थी, हर्माफ्रोडाइट थी। इसमें कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो कि हर्माफ्रोडाइट थे, मतलब मेल और फीमेल दोनों थी। तो होलोटाइप के साथ वो वाला प्लांट जिसके पास फीमेल पार्ट थी, मतलब उसका पूरक था, या फिर जो हर्माफ्रोडाइट था, इसे हम कहते हैं कि ये है सिनटाइप। ये क्या है? सिनटाइप। या फिर हो सकता है कि हमने जब कलेक्शन किया था तो वो अपनी लाइफ के किसी और फेज में था, दूसरे सीजन में उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो जब हम 2 स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं या 2 हर्बेरियम सीड बनाते हैं जहाँ से हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक हर्बेरियम सीड जो है उससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो ऐसे स्पेसिमेन को हम लोग क्या कहते हैं? सिनटाइप। इतनी बात समझ में आई। अब एक टर्म आता है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप में क्या होता है कि मान लो किसी वजह से आपका होलोटाइप खराब हो गया, खो गया, कुछ भी उसमें फंगल इन्फेक्शन लग गया, जल गया, गल गया, कुछ भी हो गया, कागज़ पे ही तो बनाते हैं। तो होलोटाइप जब किसी वजह से खराब हो जाता है और हम लोग आइसोटाइप को कहते हैं कि आइसोटाइप ही हमारा होलोटाइप है। जब हमारे पास क्या नहीं होता, जब हमारे पास नहीं होता है होलोटाइप, तो हम आइसोटाइप को कहते हैं कि ये होलोटाइप है, क्योंकि आइसोटाइप है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है किससे? होलोटाइप से, क्योंकि दोनों को एक पॉपुलेशन से एक ही दिन में कलेक्ट किया जाता है। तो इससे हम लोग कहते हैं होलोटाइप। तो जब आइसोटाइप को होलोटाइप की तरह डेसिग्नेट किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये कहलाता है लेक्टोटाइप। इसे क्या कहते हैं? लेक्टोटाइप। क्योंकि ये स्पेसिमेन तो भाई ख़राब भी हो सकता है ना किसी वजह से, तो अब साइंटिस्ट फिर से तुम्हारा रिसर्च करने जाएगा नहीं, तो वो आइसोटाइप को ही एज अ होलोटाइप की तरह डेजिग्नेट कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेक्टोटाइप। इतनी बात समझ में आई। एक वर्ड होता है नियोटाइप। एक वर्ड होता है नियोटाइप। नियोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ना तो होलोटाइप हो, ना तो आइसोटाइप हो और पैराटाइप भी नहीं हो, तो आप जो जाके फिर से जब कलेक्शन करते हो अपने स्पेसिमेन का, तो उसे कहते हैं नियोटाइप, मतलब फिर से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और एक होता है इपीटाइप। इपीटाइप क्या होता है कि जब ना होलोटाइप हो ना आइसोटाइप हो, तो पैराटाइप को हम लोग एज अ होलोटाइप डेजिग्नेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इपीटाइप। सारे वर्ड समझ में आ गए। होलोटाइप का मतलब क्या कि जो मेन प्लांट था, जिसे आपने मेन प्लांट की तरह डेजिग्नेट किया था, उसे होलोटाइप। उसी पॉपुलेशन से कलेक्ट किया हुआ जो दूसरा प्लांट होता है उसे कहते हैं आइसोटाइप। उसी एरिया के किसी और जो है कि पॉपुलेशन से जो कलेक्ट किए हुए सारे प्लांट्स होते हैं उसे कहते हैं पैराटाइप। ठीक है। उसके बाद क्या है? सिनटाइप का मतलब ये है कि जब हमने होलोटाइप हमारा जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, मान लो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर नहीं है, या फिर वो साल के एक दूसरे सीजन में लिया गया है और सिनटाइप जो है दूसरे सीजन में दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से होलोटाइप को कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा हर्बेरियम लगता है उसे हम लोग कहते हैं सिनटाइप। दूसरी बात होती है लेक्टोटाइप की। लेक्टोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब होलोटाइप किसी वजह से खराब हो जाता है तो आइसोटाइप को डेजिग्नेट किया जाता है एज अ होलोटाइप, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लेक्टोटाइप। और एक वर्ड आता है नियोटाइप, जब हमारे पास ना तो होलोटाइप हो, ना तो आइसोटाइप हो, ना तो हमारे पास जो है पैराटाइप हो, तो नया कलेक्शन जब हम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नियोटाइप। नियोटाइप के बाद एक और वर्ड आता है एपीटाइप। नियोटाइप के बाद एक और वर्ड आता है एपीटाइप। जब हमारे पास
होलोटाइप और आइसोटाइप दोनों प्रेजेंट नहीं होते और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, पैराटाइप प्रेजेंट होता है। तो पैराटाइप के किसी एक मेंबर को जब हम लोग होलोटाइप की तरह डेजिग्नेट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एपीटाइप। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करिएगा और फिर से समझने की कोशिश करिएगा, आपको चीज़ें पक्का समझ में आएंगी। और इस तरीके से हम लोग टाइप मेथड को समझ सकते हैं। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, नोट्स पे चलते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट, इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए वहाँ पे चलते हैं हम। आओ भाई, कहाँ हो? यहाँ पे हम होलोटाइप। होलोटाइप क्या है? ये वो वाला प्लांट है हर्बेरियम सिथ ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट इज बेस्ड, जिसके ऊपर प्लांट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, जो कि मेन प्लांट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके बाद दूसरा आपको समझना है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या कहलाता है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, क्योंकि ये सेम डे पे और सेम पॉपुलेशन से कलेक्ट किया जाता है। तीसरी बात आपके पास मैंने क्या बताई थी, पैराटाइप। पैराटाइप क्या कहा जाता है कि जो आप अदर पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हो और उसी स्पीसीज का अदर पॉपुलेशन से, उसी रीजन से कलेक्ट किया हुआ जो प्लांट स्पीसीज होता है उसे पैराटाइप कहते हैं। सिनटाइप क्या होता है कि जब होलोटाइप जो है ओरिजिनल होता है लेकिन वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो उसे हम लोग कहते हैं सिनटाइप। नियोटाइप में क्या होता है कि हम जो है कि फिर से जो है कलेक्ट करते हैं नया स्पेसिमेन, उसे नियोटाइप कहते हैं। लेक्टोटाइप में क्या होता है कि जब हमारे पास होलोटाइप एब्सेंट हो जाता है तो हम लोग आइसोटाइप को उसके स्थान पर चेंज करते हैं तो उसे हम लोग लेक्टोटाइप कहते हैं। और कोटाइप और टोपोटाइप ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंसिपल्स और प्रायोरिटीज़ क्या है, कैसे नाम को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और हमारे पास टाइप मेथड्स क्या होते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हमने देखा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।